Ashwin, doing manufacture and wholesale trade furnishes you the following information. आपको कुछ इंफॉर्मेशन बता गई है. टोटल टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1890 है 2,05,00,000 रुपए का और 1920 है 95 लाख रुपए का. सर एक बात तो हमें याद है कि आपने जब बोला था कि हमें टीडीएस के कंप्लायंसेस पूरे करने हैं तो हम प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देते हैं सर, मतलब पिछले साल का टर्नओवर देखते हैं सर. हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पिछले साल का टर्नओवर देखते हैं सर. 1920 में मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर अगर 31 मार्च 2020 तक हमको टीडीएस के कंप्लायंसेस पूरे करने हैं तो हमें देखना पड़ेगा इसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या हम ऑडिट कराते थे. हाँ, अगर ऑडिट कराते थे तो 1920 का टर्नओवर जितना भी हो हमें टीडीएस की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी. यहां पे 19-20 प्रीवियस ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हमारा कितना है टीडीएस, टर्नओवर 2 करोड़ रुपए, मतलब सर 1 करोड़ रुपए से एक्सीड कर गया है. इट मींस अंडर सेक्शन 44A हमें टैक्स ऑडिट करानी पड़ी होगी, इसलिए हम टीडीएस के कंप्लायंसेस को पूरा करेंगे. आइए सर, examine whether tax deduction at source provisions are attracted for the below said expenses incurred during the financial year 1920. इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक. सर हमने पढ़ा था अगर हम बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं तो बैंक को क्या इंटरेस्ट पे करते समय हम टीडीएस काटेंगे. यहां पे आप लिख लीजिए कॉशन. आपसे होगी गलती क्योंकि आप देखेंगे 40,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. 40,000 रुपए से ऊपर का हो, नीचे का हो, बैंक हमें नहीं पे कर रही है. यहाँ पे बैंक हमें पे करती तो काटता, बट इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक है, हम बैंक को पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी टीडीएस के बारे में बात नहीं होगी. ठीक है सर. दूसरी बात देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू राज 2 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 12,000 ईच. सर हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी बात पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट, अगर सिंगल अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो 30,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होता है और एग्रीगेट अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता है तो 194C के अंदर कोई भी टीडीएस की बात नहीं होगी. सर यहाँ पे तो 24,000 रुपए हो रहा है, कहीं से भी कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा. तीसरी चीज देखते हैं सर, शॉप रेंट पेड 1 पे 2.5 लाख रुपए. सर 194I काम आ गया यहाँ पे हमारा. हमने 194I में क्या पढ़ा था सर, 2,40,000 रुपए से अगर एक्सीड कर गया मेरा, 2,40,000 रुपए से अगर मेरा एक्सीड्स कर गया क्या रेंटल, तो टीडीएस कटता है. तो यहां पे टीडीएस के प्रोविजंस लगेंगे. अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमीशन पेड टू बालू को हम कमीशन पेड कर रहे हैं जो होता है 194H वाली कमीशन, जिसकी लिमिट है 15,000 रुपए. यहां पे क्या 15,000 रुपए से अमाउंट कम है? जी सर 15,000 रुपए से कम है, तो यहां पे भी किसी तरीके की टीडीएस की बात नहीं होगी. ठीक सर, आइए अब हम पढ़ लें. आंसर पढ़ते हैं आईसीआई ने कैसे प्रेजेंट किया. देखिए जिस तरीके से आपने मेरे साथ क्लासेस की हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन निकल चुका है, लेकिन आंसर पढ़ते हैं हम. As the turnover of Ashwin of financial year 1819, that is 205 lakh, has exceeded the monetary limit of rupees 100 lakh, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका है टर्नओवर, इसलिए अंडर सेक्शन 44AB he has to comply with tax deduction provisions. Okay sir. During financial year 1920, subject to however the exemption provided for under the relevant section for applicability of TDS. मतलब सर TDS का प्रोविजन तो लगेगा, लेकिन हमें देखना है जिस सेक्शन के अंदर TDS काट रहे हैं क्या उस सेक्शन पे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन के तहत अगर उसको एग्जेम्पशन मिलती है TDS से तो नहीं कटेगा. मतलब सर 194A में बता रखा था ना कि बैंक को अगर आप ब्याज दे रहे तो नहीं काटेंगे, तो उस सेक्शन स्पेसिफिक एग्जेम्पशन दे रखी थी, इसलिए यहाँ TDS नहीं कटेगा. ठीक सर. अब बात करते हैं इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक. 194A में बोला है कि 194A अट्रैक्ट नहीं होता है इंटरेस्ट पेड टू अ बैंकिंग कंपनी, तो ये वाला हमारा आंसर सही निकला. दूसरा आंसर था जो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हमने 24,000 रुपए का किया था राज को 2 कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 12,000 रुपए ईच थी. सर टीडीएस का प्रोविजन 194C हमसे बोला था कि वो तभी अट्रैक्ट होगा यदि सिंगल पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो एक्सीड कर जाता है 30,000 रुपए से, या फिर जितने भी पेमेंट है वो एग्रीगेट मिलके 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है सर, सिंगल पेमेंट भी 30,000 से कम है और एग्रीगेट भी 1 लाख से कम है, इसलिए देयरफॉर टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194C नॉट अट्रैक्टेड इन दिस केस. सर जो शॉप रेंट वाली बात थी उसको देखते हैं. टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194I एज द रेंटल पेमेंट एक्सीड्स 2,40,000 रुपए. सर 2,50,000 रुपए हो गए, इसलिए यहाँ पे सर टीडीएस का 194I प्रोविजन आ गया है. और कमीशन पेड टू बालू, नो, यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा बिकॉज टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194H. इन दिस केस द कमीशन डज नॉट एक्सीड 15,000 रुपीज. मतलब अगर कमीशन 15,000 रुपए से ज्यादा होती तो कटता. सर 15,000 रुपए से कम है तो सीधी बात नो, बिकॉज 194H में कुछ भी नहीं कटेगा. आप समझ गए. अब
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बहुत आसान हो चुका है सब कुछ हमारे लिए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन द फॉलोइंग पेमेंट मेड बाय मेसर्स एस लिमिटेड। एस लिमिटेड ने कुछ पेमेंट्स कर दी हैं, ठीक सर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन सी प्रोविजन की है सर, देखते हैं। 1 अक्टूबर 2019 को पेमेंट किया है 2 लाख रुपए का टू मिस्टर आर, अ ट्रांसपोर्टर हु ओन 8 गुड्स व्हीकल थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एंड फर्निशेड अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इफेक्ट ड्यूरिंग हिज पैन कार्ड। सर देखिए कितने फिल्टर्ड वे में आपको बताया था, यहाँ पे कोई टीडीएस की बात नहीं होगी क्योंकि 10 से ज्यादा ड्यूरिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर 10 से ज्यादा व्हीकल होल्ड नहीं किए हैं और साथ साथ अपना पैन भी फर्निश कर दिए हैं इन्होंने के अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, इसलिए इनका टीडीएस नहीं कटना चाहिए। देखिए नो टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C बाय मिसेस S Limited on payment of transporter Mr. R since he satisfy the following condition. पहली, he owned 10 or less goods carriage at any time during the previous year. Second, he is engaged in the business of plying, hiring and leasing goods carriage. Third, he has furnished declaration of this effect along with his PAN. Okay sir, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई है। नेक्स्ट सर क्या समझिए, नेक्स्ट समझिए। As per section 194J, liability to deduct tax is attracted only in, दूसरा कहाँ पढ़ लो सर, 1 नवंबर पेमेंट ऑफ फी ऑफ टेक्निकल सर्विसेज 25,000 और रॉयल्टी की 20,000। सर इस पे सेम हमारे क्वेश्चन था कि अगर उसने पैन दिया नहीं दिया छोड़ो बात, अगर 30,000 रुपए से पेमेंट एक्सीड नहीं की है तो हम नहीं काटेंगे। और दूसरी बात सर, ये पेमेंट ऑफ टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी को अलग अलग हमें एग्जामिशन देखनी पड़ेगी, तो 194J में यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। पेमेंट मेड एज पर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इंडिविजुअली ही हम देखते हैं, आप एग्रीगेट मत कर दीजिएगा। एक्सीड्स 30,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर वो 30,001 रुपए हुई तो ही टीडीएस काटना था, लेकिन इन दिस केस सिंस द बोथ द इंडिविजुअल पेमेंट ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 25,000 एंड रॉयल्टी 20,000 इज लेस देन 30,000 रुपए, there is no liability to deduct tax at source. It is assumed that no other payment toward fee for technical services and royalty were made during the year to Mr. Shyam. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 30/6/2019 के बारे में बात करते हैं सर। पेमेंट टू 25,000 टू मिस्टर एक्स फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। सर फिर अगर रिपेयर की बात आ गई 25,000 रुपए, 194C सर कॉन्ट्रैक्ट की बात आप समझिए, आपने कुछ काम करवा रहे हैं आप अपने लिए। 194C सर 30,000 रुपए से ऊपर एक्सीड नहीं किया है सर, नहीं टीडीएस कटेगा। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194C इज नॉट अट्रैक्टेड इन दिस केस सिंस द पेमेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बिल्डिंग ऑन 30/6/2019 टू मिस्टर एक्स लिमिटेड इज लेस देन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 30,000 रुपीज। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है सर। अब हम 1/1/2020 में देखते हैं कि हमने कोई पेमेंट किया है 2 लाख रुपए का मेड टू मिस्टर ए फॉर परचेज ऑफ डायरीज मेड अकॉर्डिंगली टू स्पेसिफिकेशन ऑफ मिस्टर एस लिमिटेड, हाउएवर नो मटेरियल वाज सप्लाइड बाय द फॉर सच डायरीज टू मिस्टर ए बाई मिस्टर्स एस लिमिटेड। ये बड़े काम की क्वेश्चन आ गया। आइए हम सोचते हैं सर किसी का बात आप बताओ, किसी को बोलो सर आप आदित्य बिरला सर को लेते हैं। चलिए बिरला जी हैं यहाँ पे, आपको पता है बिरला का सीमेंट आता है? हाँ सर बिरला का सीमेंट आता है, ये है बिरला सीमेंट की, बिरला का सीमेंट आता है। चलिए सर ये सीमेंट बैग्स भी होते हैं ना सर? हाँ सर ये सीमेंट के बैग्स होते हैं 50 kg के, जिसमें ये सीमेंट आता है। अब मान लीजिए आदित्य बिरला की ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें सीमेंट बन रहा है, ये ऐसी फैक्ट्री है, ठीक है सर। आदित्य बिरला आता है किसी कंपनी को XYZ लिमिटेड को, बोलते हैं आदित्य बिरला जी कि सर आप हमें 1 लाख बैग्स दीजिए सीमेंट के 1 लाख बैग्स दीजिए, एंड ये जो लोगो है ना ये वाला बिरला सीमेंट का लोगो इस पे प्रिंट होना चाहिए। ओके, अब दूसरी कंडीशन समझिए, हमने जब आपको समझाया था हमने क्या बोला था कि आप कोई काम जॉब वर्क पे करा रहे होते हैं तो क्या होता है, ये जॉब वर्कर है। कौन है ये है सर आपका जॉब वर्कर, और ये हैं आप मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अपना सामान देता है और जॉब वर्क इसी सामान पे काम करके इसको वापस कर देता है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या आदित्य बिरला ने अगर किसी कंपनी को बोला कि हमें सीमेंट के बैग्स बना के दे दो, उस पे बिरला का लोगो प्रिंट, हमारा लोगो प्रिंट होना चाहिए, तो क्या आदित्य बिरला इस सीमेंट फैक्ट्री ने क्या इसको खाली बैग दिए जिस बैग पे इसने लोगो की प्रिंटिंग की? नहीं, यहाँ पे क्या केवल लोगो की प्रिंटिंग हुई है या फिर बैग से सोल्ड हुए? सर बैग से सोल्ड हुए हैं, इसने 1 लाख बैग सोल्ड कर दिए 2 करोड़ रुपए में, ठीक है सर। तो दूसरी चीज और अभी समझिए सर, 1 लाख बैग सोल्ड कर दिए और आदित्य बिरला का सिर्फ लोगो प्रिंट है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे जॉब वर्क हुआ है, बिल्कुल नहीं। पता है जॉब वर्क कब होता है? अगर यहाँ पे आदित्य बिरला की जो बिरला सीमेंट की कंपनी है,
बिरला सीमेंट की कंपनी अगर जाती और इस यहाँ पे पहले बैग्स देती और यही बैग्स विथ प्रिंटेड लोगो, यही बैग्स विथ प्रिंटेड लोगो अगर आदित्य बिरला की कंपनी को वापस चल जाते, बिरला सीमेंट को वापस चल जाते, सॉरी कुमार मंगलम बिरला की, ये कुमार मंगलम बिरला की कंपनी को, बिरला सीमेंट को वापस चल जाती तो मान लिया जाता कि यहाँ पे ये जॉब वर्क का काम है, लोगो प्रिंटिंग का काम हुआ है। लेकिन इन्होंने सीधे अगर बैग खरीद रहे हैं सीमेंट का, केएम बिरला साहब, बिरला केवल बिरला बैग्स खरीद रहे हैं, सीमेंट के बैग्स खरीद रहे हैं, तो इस बैग्स को खरीदने के लिए पता है क्या है, अगर ये बैग्स खरीद रहे हैं और उस पर भले ही लोगो प्रिंट है और इन्होंने बिना प्रिंटेड वाला बैग नहीं दिया था तो इसको सेल मानते हैं, ना कि क्या मानते हैं, बोलो बोलो, जॉब वर्क मानते हैं। इसी तरीके से आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपके ऑफिस में एक एनवेलप आता होगा, इस एनवेलप में सर क्या होता है, इस एनवेलप पे प्रिंट होता है यहाँ पे आपके प्रिंसिपल का नाम। तो अगर ये जो प्रिंटर आपको बेचता है ना, इसको प्रिंटिंग सर्विस नहीं बोलते, क्योंकि आपने खाली लिफाफा उसको दिया था, उसने प्रिंट किया था, उसके बाद बेचा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसने आपको लिफाफा दिया, बस उस पर आपका नाम प्रिंट है। तो ये प्रिंटेड जो एनवेलप्स आते हैं ये किस सर्विस में आते हैं सर, ये सेल के लिए आते हैं, जॉब वर्क नहीं आते हैं। आप अपना आईडी कार्ड या फिर विजिटिंग कार्ड जो छपवाते हैं लोगों, क्या होता है, सेल होता है, वो जॉब वर्क नहीं होता, आपने कागज उसको नहीं दिया था उस पर छापने के लिए, ठीक है सर। उसी तरीके से यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि पेमेंट 2 लाख रुपए की हुई है टू ए फॉर परचेज की है डायरी आपने, जो आपके अकॉर्डिंगली आपका स्पेसिफिकेशन था, आपका नाम था, गांव था, जो था, ठीक है, मेसर्स एस लिमिटेड। हाउएवर नो मटेरियल वाज सप्लाइड फॉर सच डायरीज। तो यहाँ पे अगर हमने उस डायरी को बनाने के लिए या सप्लाई के लिए कोई मटेरियल नहीं दिया था तो सर ये तो मेरा जॉब वर्क या मेरा 194C का कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये सीधा सीधा मेरा परचेज का ट्रांजेक्शन है। उस इंसान ने हमको बेचा और हमने, उस इंसान ने हमें बेचा है, हम बेचे हैं, वो इंसान हम खरीदे हैं और उस इंसान ने हमको बेच दिया है, तो यहाँ पे कोई भी टीडीएस की बात नहीं होगी। इट्स अ सेल ट्रांजैक्शन, सेल्स पे टीडीएस नहीं कटता, ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू 194C द डेफिनेशन ऑफ वर्क डज नॉट इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली टू द स्पेसिफिकेशन बाय द कस्टमर। इन दिस केस मटेरियल इज परचेज्ड। भाई साहब वर्क में ना हमारे स्पेसिफिकेशन के थ्रू अगर कोई कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको वर्क नहीं बोलते। अगर हमने मटेरियल परचेज किया है, इन दिस केस द मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम अ पर्सन अदर देन द कस्टमर, हमने कस्टमर को छोड़ के किसी पर्सन से क्या किया, मटेरियल परचेज किया, देयरफॉर देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ डिडक्टर्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ 2 लाख टू मिस्टर ए सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। ठीक है सर। 1 जनवरी 2020 की अगर हम बात करें, पेमेंट हम किए 1,80,000 रुपए का टू मिस्टर भरत फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज हाउस एज पर लॉ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये होता है सेक्शन 194 LA। कौन सा सेक्शन होता है सर, प्लीज बोलिए, सेक्शन 194 LA। और इसको हम अब समझेंगे एक अलग शीट में, आइए मेरे साथ शीट में देखिए। सेक्शन नंबर 194 LA, LA को बोलिए ला, बोलिए एक बार ला, बोलिए ला। हाँ सर ला। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा आपको पता है इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है सर, कोविड से लड़ रही है। कोविड से लड़ने की बातें नहीं हो रही है, पूरे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। मतलब सर आप सड़क का चौड़ीकरण चल रहा है, चौड़ीकरण के तहत अगर आपका घर आसपास पड़ता है सड़क के तो इसको कंपलसरी एक्वायर्ड कर ले रही है गवर्नमेंट। तो कंपलसरी एक्वायर्ड करने के कारण गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है सर, कुछ कंपनसेशन भी दे रही है आपको सर, कंपनसेशन दे रही है। तो कंपलसरी जो आपका घर ले रही है और आपको पैसे दे रही है उस पर भी टीडीएस कटता है। तो ला, घर ला अपना भाई, अपनी जमीनें ला, कुछ भी ला, तो ला। 194 LA एक सेक्शन ही आ गई इन सब चीजों से जो डील करती है। और ये सेक्शन कहती है टीडीएस ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है सर, ये बात तो सर समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ, ये एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं सड़क वाली बात बस ले रहा हूँ, ठीक है। ये केवल सड़क के किनारे वाले घरों पे नहीं, हमेशा लगता है। अगर गवर्नमेंट को क्या हुआ कि सड़क चौड़ी करनी थी, अब ये सड़क को इतनी बड़ी बनानी है तो आपकी एक कंपलसरी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर ली, तो गवर्नमेंट अब आपको क्या देगी सर, गवर्नमेंट हमको क्या देगी सर, बोलिए क्या देगी हमको, क्या देगी, बोलिए सर, हमको देगी, मतलब हम कौन, रेसिडेंट पर्सन को क्या देगी, पे यहाँ पे कौन है, रेसिडेंट पर्सन, कौन है यहाँ पे, रेसिडेंट पर्सन को क्या देगी सर, कंपनसेशन देगी। क्या देगी, कंपनसेशन।
सर और पेयर में कौन होता है? पेयर में एनी पर्सन, आपको कोई भी दे रहा हो, लोकल अथॉरिटी दे रही हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही हो, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, इसलिए पेयर में एनी पर्सन, पे में रेसिडेंट पर्सन को अगर दे रही है कुछ भी एंड इज द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन के फॉर्म में अगर कोई अमाउंट दे रही है तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा और सर टीडीएस की रेट होगी 10% की टीडीएस की रेट होगी। बट सर इसकी भी क्या कोई लिमिट है? हाँ इसकी भी लिमिट है। लिमिट के तहत यह कहा जाता है कि नो टीडीएस, टीडीएस नहीं कटेगा इफ कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन आपको दिया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, इसको कंपलसरी एक्विजिशन के लिए जो भी आपको कंसिडरेशन पे हो रहा है, यहां पे भी कंपनसेशन की जगह आप कंसिडरेशन सही वर्ड है, कंसिडरेशन सही वर्ड है जो लॉ का वर्ड है, ठीक है। जो भी कंसिडरेशन दिया जा रहा है अगर वो 2 लाख रुपए तक है, अप टू 2 लाख रुपीज है, तो कोई टीडीएस की बात नहीं होगी। लेकिन अगर 2,50,000 रुपए से, मतलब 2,50,000 1 रुपए भी हो जाता है ना, 2,50,000 रुपए से 1 रुपए भी बढ़ जाता है तो टीडीएस कट जाएगा। याद रखिएगा अप टू है, ये अप टू 2.5 लाख रुपए तक है, मतलब 2.5 लाख रुपए भी है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। और सर अगर आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, जिसको हर जगह छूट मिली है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तो भी आपको नहीं काट, तो भी अगर आपको कोई भी कंपनसेशन मिलता है, भले 15 लाख रुपए का कंपनसेशन क्यों ना मिल रहा हो, कंसिडरेशन क्यों ना मिल रहा हो, कोई टीडीएस की बात नहीं होगी। यहां तक की बातें क्लियर है तो बताइए। हाँ सर यहां तक की बात तो क्लियर है। अब आ जाए हम अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमने देखा पेमेंट 1,80,000 की कर रहे थे टू मिस्टर भरत फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ हिज हाउस एज पर लॉ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे पेयर में स्टेट गवर्नमेंट है, पे में रेसिडेंट पर्सन है, ये भरत है। लेकिन सर एक 194 LA आ जानी चाहिए, बट नहीं आ पा रही है क्योंकि कंसिडरेशन का अमाउंट 2.5 लाख रुपए से नीचे है सर। 2,50,000 रुपीज तक अगर कंसिडरेशन है तो वहां पे टीडीएस की बात नहीं होगी। सॉल्यूशन पढ़ लें हम। हाँ सर देखो, एज पर सेक्शन 194 LA एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ रेसिडेंट एनी सम इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन, अगर कंपनसेशन के नेचर में दे रहा है या कंसिडरेशन के नेचर में दे रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ ऑफ द एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इफ सच पेमेंट, यदि वह पेमेंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच पेमेंट्स, मतलब कभी आपने 1 लाख रुपए दिया, कभी आपने 20,000 रुपए दिया, उसके बाद आपने 30,000 रुपए दिया, 40,000 रुपए दिया, इस तरीके से करते करते एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच पेमेंट्स इफ पेमेंट्स टू द रेसिडेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर उस फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो जाती है 2.5 लाख रुपए से, तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है 194 LA में 10% की रेट से। लेकिन इस केस में क्या हुआ, कोई लायबिलिटी नहीं आएगी टीडीएस की, बिकॉज पेमेंट जो है डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपीज। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 1 फरवरी 2020 को पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ 14,000 रुपए। सर कमीशन के केस में 15,000 रुपए के बाद ही लगता है, अप टू 15,000 रुपीज कमीशन पे कोई टीडीएस की बात नहीं करते हैं। As per section 194H, tax is deductible at source at the rate of 5% if the amount of the commission or brokerage of the aggregate of the amount of commission or brokerage credited or paid during the financial year 15,000 exceeds 15,000। 15,000 रुपए, 15,001 रुपए हो गया तो ही कटेगा, 15,000 रुपए तक नहीं कटता है। 15,001 सर हम 1 रुपए इसलिए आपको बता देते हैं ना ताकि आपको चीजें याद हो जाएगी। 15,001 था वहां पे, बिकॉज आपके लिए बड़ा कंफ्यूजन की लिमिट होती है अप टू, एक्सीड और लिमिटेड टू अमाउंट, ये सब चीजों का। ठीक है सर, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंस द कमीशन पेबल टू मिस्टर वाइट डज नॉट एक्सीड 15,000 द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194H आर नॉट अट्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन एंड टीडीएस अमाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। किस केस में, रेंट पेड फॉर हायर ऑफ मशीनरी बाय वाई लिमिटेड टू मिस्टर रमन ऑफ 2,60,000 रुपीज। सर आपको क्या कुछ याद आ रहा है, 194I जो हमने आपको पढ़ाया है, 194I के हिसाब से सर टीडीएस की 2 रेट होती थी, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग पे और सर दूसरी आ जाती थी मशीनरी पे। सर मशीनरी की टीडीएस की रेट क्या थी, आपको अगर याद हो तो कृपया करके बताने का कष्ट करें। सर 2% टीडीएस लगता था सर मशीनरी पे, और सर 194I की लिमिट हुआ करती थी 2,40,000 रुपए। तो यहाँ पे सर अगर हम देखें 2,60,000 आ रहा है, 2,40,000 रुपए से एक्सीड कर गया तो सर यहाँ पे हमें टीडीएस काटना ही पड़ेगा, और 2,60,000 का 2% काटेंगे और 26 दूना 52,000 रुपए का सर, सॉरी 5,200 रुपए का सर टीडीएस कट जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही कितने अच्छे से सॉल्व हुआ। अब देखते हैं कैसा आंसर ICAI ने रिप्रेजेंट किया है। ये रहा आंसर आपका ए, कितना बड़ा आंसर है और आपने कैसे निकाला है, देखिए यही होता है सही अप्रोच पढ़ने का।
since the rent paid to the hire of machinery of B Limited to Mr. Raman exceeds 2,40,000 to the previous year 194I, for deduction of tax at source are attracted. The rate applicable for deduction of tax at source under section 194I on the rent paid or hire of plant and machinery is 2%, assuming that Mr. Raman had furnished his permanent account number to B Limited. Therefore, the amount of tax to be deducted at source, हम मानते हैं भाई कि पैन नंबर दे दिया उन्होंने, तो 2% कटेगा, 20% वाली लिमिट नहीं आएगी, 5200 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि रमन ने फर्निश नहीं किया अपना पैन नंबर बिल को, तो टैक्स 20% के हाइट लिमिट से कटेगा 2,60,000 रुपये पे बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA। यहां तक की बात तो सर समझ में आ गई है। चलिए बी पॉइंट पढ़ते हैं। फीस पेड फॉर 1 दिसंबर 2019 टू डॉक्टर श्रीवत्सन बाई सुंदर एचयूएफ। अच्छा एचयूएफ कर रही है, एचयूएफ पेमेंट कर रही है, याद रखिएगा एचयूएफ इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर 194I के तहत किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं, सॉरी 194J, यहाँ पे प्रोफेशनल आ गया 194J के तहत अगर इंडिविजुअल और प्रोफेशनल कर रहे होते हैं तो इनके लिए लिमिट होती है टैक्स ऑडिट हुई हो तभी 194J में काटना पड़ता है, ठीक है, और 35,000 फॉर सर्जरी परफॉर्म ऑन अ मेंबर ऑफ द फैमिली। और अगर नहीं भी हुई है इनकी टैक्स ऑडिट तो सर 194M आ जाता है, जो नया सेक्शन आया है इस बार, उसके हिसाब से अगर आपकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है लेकिन आप किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 50 लाख से ऊपर का पेमेंट कर रहे होते तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ता है। तो सर यहाँ पे तो 50 लाख से ऊपर का कोई पेमेंट है ही नहीं, तो सर यहाँ पे तो टीडीएस कटना ही नहीं है। आइए सॉल्यूशन को थोड़ा रिप्रेजेंटेशन इस वाले सॉल्यूशन का आपको इसलिए देखना है बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके आने के 90% चांसेस है, 90% चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लीजिए और विथ कॉशन पॉइंट लिखिए कि आपको 194M भी यहाँ बताना है, ठीक सर। As per the provision of section 194J, a Hindu undivided family is required to deduct tax at source on fee paid for professional services only if the total sales, gross receipt or turnover from the business or profession exceeds 1 crore or 50 lakh, as the case may be, in the financial year preceding the current financial year, and such payment made for professional services is not exclusively for personal purpose of any member of हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पर तो बात कर रहे हैं कि सर ये प्रोफेशनल के लिए पेमेंट होना चाहिए, 194J में प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पेमेंट पे कटता है। यहाँ तक की बात देखिए क्लियर है, जो हमने 194J समझा था। लेकिन सेक्शन 194M जो इस बार से आया है आपका अमेंडमेंट, उसमें क्या बोला, ये बोलता है, ये इंसर्टेड किया गया 194M में, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019, 1 सितंबर 2019 से इफेक्ट में लाया गया और कहा गया है कि प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय एचयूएफ हिंदू विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194J, वो एचयूएफ जो इसको 194J में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एंड सच सम एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो भी 194M में टीडीएस काट लेगी अगर उसका पेमेंट मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट 50 लाख रुपए से ज्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों कंडीशन पिट गई सर। इन दिस केस फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज टू डॉक्टर इज पेड ऑन 1 दिसंबर 2019, मतलब ये डेट कब की आ गई, डॉक्टर को जो भी पेमेंट किया प्रोफेशनल सर्विसेज का 1 सितंबर 2019 के बाद आई है, ठीक है, फॉर अ पर्सनल पर्पस। देयरफॉर सेक्शन 194M वुड हैव बीन applicable if the payment or aggregate of the payment exceed 50 लाख in the previous year 1920। अगर 50 लाख से ऊपर हमको जो डॉक्टर श्रीवत्सन को जो हमने दिया है, अगर हमने पेमेंट 50 लाख से एक्सीड किया होता तब तो कटता, लेकिन अब नहीं कटेगा। However, since the payment does not exceed 50 लाख, in this case there is liability of deduct tax at source under section 194M। तो चूंकि एक 50 लाख से भाई साहब मेरा एक्सीड हुआ ही नहीं तो डज नॉट अराइज, यहाँ कोई लाइबिलिटी आती ही नहीं है कि हम डिडक्ट करें टैक्स 194M में। सीधी बात सर, यहाँ पे कोई टैक्स कोई भी टीडीएस डिडक्ट होगा ही नहीं। ABC and company paid 19,000 to one of its director as sitting fees on 1 जनवरी 2019। सर हमने आपको बताया था कि डायरेक्टर को दी जाने वाली सिटिंग फीस जो होती है वो बिना किसी लिमिट के डिडक्ट होती है 194J में, बिना किसी लिमिट के। लेकिन एक बात और याद रखिएगा सर, कुछ डायरेक्टर्स की जो सैलरी जाती है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर है सर, उसको सैलरी का पेमेंट होता है तो सैलरी तो 192 में जाएगा, लेकिन डायरेक्टर की जो सिटिंग फीस होती है, बोर्ड मीटिंग में सिटिंग फीस आती है, ये 194J में जाती है। सॉल्यूशन देख लेते हैं सर। आइए ICAI ने क्या लिखा है, हमारी सेक्शन 194J प्रोवाइड करती है फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट द रेट 10% फ्रॉम एनी सम पेड बाय वे ऑफ एनी रेम्युनरेशन और फीस और कमीशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ठीक है, टू अ रेसिडेंट डायरेक्टर। 194J ने बोल दिया
कि डिडक्शन और टीडीएस जो है ना 10% कटेगा फ्रॉम एनी सम पेड बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन। कुछ भी आप रेम्यूनरेशन में पे करो, चाहे फी और कमीशन और वॉट एवर नेम कॉल्ड। लेकिन सैलरी की बात अभी भी देखो यहाँ पे नहीं बोला है, आप यहाँ पे रेम्यूनरेशन में सैलरी समझ लेंगे, बट यहीं पे बात आ गई, बट इज नॉट इन नेचर ऑफ सैलरी। बट उसने बोला सैलरी को छोड़ के कुछ भी आप पे करो 194J में जाएगा। विच tax is deductible under section 192. The threshold limit of 30,000 up to which the provision of tax deduction at source is not attracted in respect of every अदर पेमेंट कवर्ड अंडर सेक्शन 194J। 194J की 30,000 की लिमिट यहाँ पे डायरेक्टर की फीस के लिए नहीं आ रही है, इज हाउएवर नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सब पेड टू डायरेक्टर। वो लिमिट डायरेक्टर को किए गए पेमेंट के लिए नहीं होती है। देयरफॉर टैक्स 10% हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194J इन रिस्पेक्ट ऑफ सम 19,000 पेड बाय एबीसी लिमिटेड टू इट्स डायरेक्टर। तो एबीसी लिमिटेड अपने डायरेक्टर को जो भी 10,000 रुपए का पेमेंट करेगी उस पर एबीसी लिमिटेड को 10% की रेट से टीडीएस काटना ही पड़ेगा। यहां तक क्लियर है सर? क्लियर है। 191 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एग्जामिन करेगा द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स प्रोविजंस द रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन इन द फॉलोइंग केसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। बेटा आपको स्पीड अगर ज्यादा लग रही हो तो आपको मैनेज करना है, बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना, और सारी क्लासेस ना 2 या 3 बार देख लेनी है। व्यूज का आपको प्रॉब्लम है नहीं, आपको देख लेना जरूर से है, और प्लीज देख लेना यार, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके ओके सर। पेमेंट ऑफ 27,000 मेड टू जेके अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर। सर हमने क्रिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि अगर ये नॉन रेसिडेंट है और नॉट एन इंडियन सिटीजन है तो इनको कोई भी अगर पेमेंट कर रहे होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स या आर्टिकल दे दिए या फिर इंटरटेनमेंट इन्होंने किया तो हम सर 20% का हायर टीडीएस काटते हैं, प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी काट लेते हैं। इफेक्टिव रेट 20.8% आता है सर। हाँ यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, ठीक है। बाय एन इंडियन न्यूज़पेपर एजेंसी ऑन 2 जुलाई 2019 फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल इन रिलेशन टू द स्पोर्ट्स। भाई सीधी बात सर, हमने बहुत बार पढ़ा न्यूज़पेपर के लिए, तो 27,000 का 20.8% का टीडीएस कटेगा। हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं 27,000 का 20.8%। प्लीज बताओ कितना आ रहा है? 5616 आ रहा है मेरा, तो देखते हैं कितना ही है। आइए सॉल्यूशन कहाँ पे हो? सॉल्यूशन 5616। देखिए कितना ईजी हो चुका है हमारे लिए ये चीजें। सेक्शन 194E बताती है कि द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट टू अ नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन 194E स्पोर्ट्समैन के लिए, ठीक है, हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल रिलेटिंग टू एनी गेम स्पोर्ट इन इंडिया इन अ न्यूज़पेपर हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ 20%। फर्दर सिंस द जेके a South African cricketer is a non-resident, health and education says 4% on the TDS should also be added. Therefore, tax is to be deducted at 27,000 के 20.8%, 20 प्लस 4%, 5,616 रुपए टैक्स डिडक्ट होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो द पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ 3 लाख विथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 1,20,000 शोन इन द बुक्स एज ऑन 31st of March 2020। सर 194C में जो आपने पढ़ा था तो यहाँ पे भी 2 लिमिट आती है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है और अदर देन इंडिविजुअल ऑफ एचयूएफ है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 1% टीडीएस करता है, अदर के लिए 2% टीडीएस कट रहा होता है। सर ये सब लिमिट्स तो हमने पढ़ी थी, बट वहाँ पे हमने आपको बताया था ना 194C पे पेमेंट पे कटता है, बट एक और कंडीशन आती है। 194C में लिखा है कि अगर आपने पेमेंट किया है या उसको अगर आपने अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया ना तो दोनों पे कटेगा, और पेमेंट एंड अकाउंट में क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए अगर आपने जनवरी में बस क्रेडिट किया है, भले आप मार्च में पेमेंट करें, बट जनवरी में अगर आपने क्रेडिट कर दिया तो भी टीडीएस आपको जनवरी में ही काटना पड़ेगा, बिकॉज पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर की बात करते हैं ये, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, इन्होंने 3 लाख रुपए तो कॉन्ट्रैक्ट को पे किया है, पेमेंट किया है, और 1,20,000 को आउटस्टैंडिंग रख दिया। मतलब टोटल सर 4,20,000 रुपए का माना जाएगा कि 4,20,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, और इसका 1% अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो टीडीएस कट जाएगा। आइए आईसीआई का सॉल्यूशन देखते हैं, अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। Provision of tax deduction at source under section 194C are attracted in respect of the payment by a company to a subcontractor। कंपनी है तो टीडीएस काटना ही है, एनी पर्सन की बात आ गई। अंडर सेक्शन 194C, अरे एनी पर्सन सर 194A वाले थे यहाँ पे, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की ऑडिट नहीं हो रही होती तो बात ऐसे ही चल जाती है, ठीक है। अंडर सेक्शन 194C टैक्स इज डिडक्टेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट। बहुत प्यारी और बहुत सुंदर लाइन आपको यहाँ पे पूरा आपको कॉशन पे करना है अपना, अटेंशन कॉशन। क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हुआ उस पर कटता है।
तो 1% इफ द पेमेंट इज मेड टू एन इंडिविजुअल और एचएफ एंड किसी और को कर रहे हैं तो 2%। आपको ये वाली लाइन यहाँ लिखनी ही पड़ेगी कि आपने एजम्पशन किसके लिए लिया, दोनों के लिए आपको अपने प्रोविजन में दोनों के लिए बताना पड़ेगा रेट, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं किया था। ठीक है सर, और ये जरूर करना है सर, क्वेश्चन में नहीं किया तो हम क्यों करें, आपको करना है क्योंकि आपको पास होना है, आपको मार्क्स पाने हैं, पहली बात तो ये। Assuming that subcontract to whom payment has been made in an individual or aggregate amount credited during the year is 4,20,000। तो हमने पेमेंट 3 लाख का किया था और हमने क्रेडिट कर दिया था 1,20,000 का, मतलब टोटल 4,20,000 माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, तो 4,20,000 रुपए पे 1% का टीडीएस कट जाएगा जो आता है 4,200 रुपए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। सर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं 194BB, तो चलो सर 194BB मत बताओ सर, पहले 194B के बारे में आपको बताते हैं। 194B होता है बी फॉर बेटिंग, बोलो बोलो प्लीज बोलो, बी फॉर बेटिंग। यहाँ पे सर किस तरीके की विनिंग फ्रॉम, अगर आपको कोई लॉटरी लग गई है या फिर आपने क्रॉसवर्ड पजल जीत लिया है, क्रॉसवर्ड पजल अगर आपने जीत लिया है या फिर आपने कार्ड गेम जीत लिया है, आपकी लॉटरी खुल गई है, इस टाइप की कोई विनिंग आ गई ना, बेटिंग सट्टेबाजी आपने कर ली सर, वो स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर डिवेंचर, फ्यूचर ऑप्शन मत लगाइएगा यहाँ पे। कोई और अगर आपने बेटिंग की, गैम्बलिंग कर ली, कार्ड गेम खेल लिए, आपने लॉटरी का टिकट खुल गया, तो बेटिंग, बी फॉर बेटिंग से क्या होता है, ये 194 गवर्न होता है, जिसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है, एनी पर्सन, अगर पेयर कौन है, कोई भी इंसान अगर पे कर रहा है, एनी पर्सन अगर पेयर है और पेमेंट किसी भी पर्सन को कर रहा है, एनी पर्सन को अगर पे ही है, तो यहाँ पे टीडीएस की रेट की बात अगर करते हैं तो टीडीएस कटेगा सर एट द रेट ऑफ 30%। ये वाला टीडीएस रेट आपको शुरू से याद है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज याद करिए 30%, यहाँ पे टीडीएस की रेट होती है 30% की रेट से टीडीएस कट जाता है। सर यहाँ पे भी लिमिट है, हाँ लिमिट है, यहाँ पे टीडीएस तब नहीं कटेगा इफ ये जो ना जो विनिंग है हमारी वो 10,000 रुपए से अप टू 10,000 रुपए तक है, 10,000 रुपए से कम भी नहीं कह सकते, अप टू 10,000 रुपए तक है। अगर 10,001 रुपए हो गया तब तो टीडीएस कटेगा, लेकिन 10,000 रुपए तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो सर 194BB क्या है, 194BB में है अगेन बेटिंग, दो बार बेटिंग करना, मतलब सर 194BB पे, तो 194BB क्या बात करता है सर, 194BB बात करता है, पहले तो हम इसकी बात करेंगे सर, आप में से सभी भारतीयों ने देखी है रेस मूवी। रेस मूवी के साथ क्या होता है, जैसे सैफ अली खान वाली, इसमें एक घोड़ा रहता है, घोड़े की हॉर्स रेस हो रही होती है, याद है इसमें, पर सैफ अली खान का एक डायलॉग है, सैफ अली खान बोलता है कि मैंने घोड़ों के साथ साथ जॉकी भी खरीद लिया है, मतलब उसने बेटिंग घोड़े के साथ साथ बेटिंग जॉकी पे भी कर दी थी, 2 बार उसने पैसे लगाए थे, दोनों जगह उसने सट्टा खेला था, दैट्स कॉल्ड बेटिंग। घोड़ों के साथ साथ जॉकी भी खरीद ली है, घोड़ों के साथ साथ जॉकी भी खरीद लिया, बस यही चीज आता है आपका 194BB में। सर 194BB आता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस से जो विनिंग आती है वो 194BB में टैक्सेबल होती है, बट इसके लिए अगेन पेयर भी वही लोग हैं, पे भी वही लोग हैं, टैक्स रेट का जो डिफरेंस है, टैक्स रेट भी इवन वही है, 30% ही कटेगा, और लिमिट भी वही है कि अप टू 10,000 तक कोई टीडीएस की बात नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर के अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। सर डिफरेंस क्या है, बस सेक्शन का डिफरेंस है, बी और बीबी में, बीबी में सिर्फ और सिर्फ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस ही जाता है। ठीक है सर, तो सर यहाँ पे आपका था विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, इन्होंने बोला था 1.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख की जो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, इस पे 20% की 30% की रेट से टीडीएस मतलब 45,000 रुपए कट जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए अंडर सेक्शन 194BB टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ द विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस एक्सीड्स, बढ़ जाता है 10,000 रुपए से, द रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इज 30%, assuming that the winning are paid to a resident, health and education cess 4% has to be added at to the rate at 30%। मतलब सर अंडर सेक्शन 194BB क्या हुआ, टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ द विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस एक्सीड 10,000 रुपए। तो एक हमने हॉर्स रेस से किया तो 194BB में जाएगा, घोड़े के साथ साथ जॉकी भी खरीदी थी, 10,000 रुपए से ज्यादा मेरा विनिंग भी है, मेरी विनिंग सर 1.5 लाख रुपए, तो 30% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। सर 1.5 लाख पे 30% की रेट से टीडीएस कटेगा, मतलब 45,000 रुपए का टीडीएस कट जाएगा। सर आपने टीडीएस बड़ा आसान बना दिया हम लोगों के लिए, धन्यवाद बच्चा, धन्यवाद। आपके मैसेजेस आएंगे मुझे पता है, फिलहाल जो हमने एक क्लास डेमो की पहले यहाँ पे डाल रखी थी उस पे मुझे मैसेज मिला, सर टीडीएस आपने आसान कर दिया, थैंक यू। 2 लाख पेड टू मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑन 22/2/2020 बाय द स्टेट उत्तर प्रदेश फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज अर्बन लैंड। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 194 LA यहाँ पे जहाँ ला था और अपनी
संपत्ति लाभ गवर्नमेंट को दे तो गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पेयर एनी पर्सन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पे एनी पर्सन मिस्टर ए को अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए कंपलसरी एक्विजिशन करके कंसिडरेशन देती है तो 194 LA में सर टीडीएस कटता है 10%, लेकिन लिमिट है सर 2.5 लाख रुपए, यहाँ 2 लाख रुपए है, अप टू 2.5 लाख रुपए तक कोई टीडीएस नहीं कटना था। तो सर इसका मतलब यहाँ पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगेन इसका मतलब सर यहाँ पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। ओके एज पर सेक्शन, देखिए कभी कभी ये एज पर एक सेकेंड, एज पर सेक्शन 194 LA एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ रेसिडेंट एनी सम इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन ऑफ कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ और of any immovable property is required to deduct tax at the rate 10% if such payment or aggregate of such payment of resident during the financial year exceed 2,50,000 रुपए। मैंने जो बताई वही बात तो यहाँ लिखी है सर, 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं हुआ इसलिए नहीं कटेगा। if यहाँ पे क्या बोले देखो अगेन, इज द गिवन केस देयर इज नो लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एज द पेमेंट मेड टू मिस्टर ए डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख रुपए, केवल सर 2 लाख रुपए की पेमेंट हुई थी इसलिए यहाँ पे कोई भी टीडीएस की बात नहीं की गई है। सर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा दो सर आप हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन इनकम अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। मतलब सर देखो देयर आंसर क्या बोला, इसने पूछा कि आपको जो भी इनकम हो रही है ना एडवांस टैक्स की, सॉरी आपको जो भी इनकम, अच्छा एडवांस टैक्स कब पेमेंट पेबल होता है, अगर मेरे टैक्स का अमाउंट 10,000 से एक्सीड कर जाता है। अच्छा आप सबसे नीचे की लाइन कृपया करके पढ़ने की कष्ट करें, आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये टैबलेट पे रुक गया मेरा, 1 सेकेंड बेटा। सर एडवांस टैक्स अगर 10,000 रुपये, अगर टैक्स लाइबिलिटी आपकी 10,000 और मोर होती है तभी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है। जो मैंने बोला नीचे की लाइन पढ़िए, देखिए यहाँ पे बोला है कि अलॉन्ग विद टैक्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम इफ एनी सम इज 10,000 और मोर। इसके ऊपर मत जानिए, 10,000 रुपये या उससे ज्यादा की अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है तो एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हाँ अब दूसरी बात इसने पूछा, ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए प्रोविजंस को रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब 10,000 रुपए से मेरा टैक्स बनता होगा ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के तहत जहां तक हमें पता है सर 30% का टैक्स रेट तो ऐसे ही कट जाता है, शुरुआत में टीडीएस कट चुका होता है। तो सर कैजुअल इनकम के केस में अगर मेरा सरचार्ज और हेल्थ एंड इस इनकम पे लगने वाला हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्योंकि तू जहां जहां होगा मेरा साया साथ चलेगा, सेस बोलता है, अगर ये सरचार्ज और सेस मिल के अगर सर 10,000 रुपए से एक्सीड होते हैं तो ही सर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल टीडीएस तो कट चुका होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो सर सॉल्यूशन से एक बार पढ़ा दो। देखो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 234C कंटेन द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। 234C बताता है कि कैसे टीडीएस कटेगा कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम पे। ठीक सर, एडवांस टैक्स इज पेबल बाय एसएससी ऑन हिज इट्स टोटल इनकम विच इंक्लूड्स कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा। ठीक है सर, एडवांस टैक्स पूरी इनकम पे लगता है, सभी इनकम पे लगता है जिस इनकम में इंक्लूड होती है लॉटरी की भी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल की इनकम। अच्छी बात बताओ, जब आप लॉटरी परचेस करते हो आपको पता है क्या कि खुल जाएगी कि नहीं, क्रॉसवर्ड पजल जीतोगे क्या, कार्ड गेम जीतोगे क्या, आपको पता ही नहीं होता है बच्चे। आपको अगर पता नहीं है तो आप कैसे सर्टेन कर सकते हो कि ये इनकम होगी, इस इनकम पे हमें टैक्स भरना चाहिए, नहीं ना। वही बात यहाँ पे बताएगा। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू एसएससी टू एस्टिमेट हिज कैपिटल गेन, और मतलब आपको कैपिटल गेन भी नहीं पता, तो आपको नहीं पता होता है कि आपका घर जो 2 करोड़ का, आप 8 करोड़ का बेचोगे या 6 करोड़ का बेचोगे या 1.5 करोड़ का बेचोगे, तो आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं कैपिटल गेन कितना होगा। और इनकम फ्रॉम लॉटरीज, या फिर लॉटरी खुलेगी नहीं खुलेगी, लॉटरी कितने रुपए खुलेगी, इसका भी आप एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हैं। इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच इनकम अराइजेस आफ्टर ड्यू डेट ऑफ द एनी इंस्टॉलमेंट, जैसे जो भी इंस्टॉलमेंट की डेट्स होती हैं उन इंस्टॉलमेंट्स एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट की डेट होती है। ठीक है, वो डेट्स अगर हट गई, मतलब डेट्स एलैप्स करके चुकी, ड्यू डेट निकल चुकी है, उसके बाद आपको इनकम हो जाए तो क्या करेंगे, देन द इंटायर अमाउंट ऑफ द टैक्स पेबल आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब 30% कट चुका है तो उसके बाद ऑन सच कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम शुड बी पेड इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट एंड एडवांस टैक्स विच इज ड्यू। तो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में जाएगी, मान लीजिए एक इंस्टॉलमेंट चली गई एडवांस टैक्स की, तो रिमेनिंग जो 3 इंस्टॉलमेंट बची, उस इंस्टॉलमेंट में जाएगी। अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बची होनी है तो 31 मार्च को उस ईयर एंड के चल जाता है। इस चीज को हम पहले भी एक जगह पढ़ा चुके हैं आपको। वेयर नो सच इंस्टॉलमेंट इज ड्यू द इंटायर टैक्स शुड बी पेड बाय 31st ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नो इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑन द पेमेंट would arise in the entire tax liability is so paid।
मतलब सर इंटरेस्ट पेमेंट की बात क्या कर रहे हैं, मतलब देखो टीडीएस अगर आपने टाइमली जमा नहीं किया है तो आपको एज एन इंटरेस्ट भी लगता है उस जितना अमाउंट कम आपने टीडीएस का जमा किया था। 234A 234B 234C ये बहुत ज़्यादा सेक्शंस होती हैं इसको आपको, लेकिन इतना नहीं जानना है। A B C ये तीनों होती है, कैलकुलेशन होती है कि उसमें भी होता है कि आपको इतने परसेंट कर देना है, बट 24% अगर आपने कर दिया, 36% अगर आपने कर दिया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब यार देखो लाइबिलिटी आती है 15%, 45%, लेकिन अगर 12% तक भी आपने जमा कर दिया तो कोई आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर 15% आपको टीडीएस जमा करना था, आपने 11% ही जमा किया तो 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ एंड ऑल दैट, इस तरीके से करके बहुत से प्रोविजन है, आपको नहीं जानना है, इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं। बस इतना जानिए कि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी लेट पेमेंट के चक्कर में नहीं आएगी इफ इंटायर टैक्स लाइबिलिटी सो पेड। अगर सारी टैक्स लाइबिलिटी आपने पेड कर दी, 31 मार्च को भी अगर आपने पेड कर दी तो नहीं आएगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे आज हमारा टीडीएस का प्रोविजन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, अपने क्लासेस को आगे करते रहिएगा। चलिए, आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, किस तरीके से होंगे, हम एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ओनली फोकस ऑन योर स्टडी, ओनली फोकस ऑन योर स्टडी। ये जो टाइम है मुझे पता है इस टाइम आप खुद नहीं पढ़ पाते हैं या प्रोविजंस करते रह जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं देखते सिर्फ, इसलिए इन क्लासेस का इंटेंशन था आपको पढ़ाने का, और आप इसी तरीके से अपना सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। आपका काम सिर्फ सब्जेक्ट तैयार करना है, पढ़ना है, इसके आगे क्या हो रहा है इससे आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, और होंगे तो आपका तो बेनिफिट ही है। तो एग्जाम्स की पॉसिबिलिटी को चेक करने से अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन की पॉसिबिलिटीज़ को देखिए। प्रिपरेशन की पॉसिबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज हो रही हैं डे बाय डे, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा।